हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हम यूजी नेट फर्स्ट पेपर का रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था और काफ़ी मैंने उसमें टॉपिक कवर करा दिए थे। ठीक है, दूसरी वीडियो जो थी करीब 1 घंटे की वीडियो है और उसमें बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। और ज़रूर उसे पूरी वीडियो पहले की दोनों अवश्य देख लें अगर आपका नेट का एग्जाम है तो। और अगर आप एजुकेशन से एग्जाम दे रहे हैं तो भी जरूर उन दोनों वीडियो को देख लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी वीडियो। और आज तीसरी वीडियो है ये। और इसमें हमने पिछली बार अधिगम का अर्थ जान लिया था। और आज हम इसी में पढ़ेंगे अधिगम यानी सीखना, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो लर्निंग की हम डेफिनेशन जानेंगे और इसकी विशेषताएं जानेंगे। तो जैसा कि लर्निंग का मतलब सीखना होता है। ठीक है, एक तरीके से जैसे वैज्ञानिकों ने स्मिथ है जो उन्होंने कहा है कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो शिक्षण एक ऐसा समूह है जो अधिगम जो है, लर्निंग है, उसको उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन उसके आधार पर हम इसका अर्थ और विशेषताएं समझेंगे। ठीक है, जैसे अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है पढ़ाने का, मतलब कहा जाता है ना कि अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं तो पशु समान है। ठीक है, तो यही है कि अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है, और अधिगम का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्ति करना। अधिगम का अर्थ यानी सीखना, ज्ञान को प्राप्त करना। अधिगम क्या है, प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच क्या करता है, नवीन संबंध स्थापित करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रेरक और जो प्रतिक्रिया है उसके बीच क्या करता है, नवीन संबंध स्थापित करता है। और अधिगम अर्थपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, अधिगम का लक्ष्य निर्देशित यानी हम जब भी कुछ सीखते हैं तो हमारा क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तभी हम किसी चीज को सीखते हैं। अगर हमें साइकिल चलाना सीखना है तो हमें क्या है, हम उसको क्यों सीखते हैं, बिना मतलब में तो नहीं सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हमारा उद्देश्य होता है कि हमें इसको सीखना है और हमें आ जाएगी तो हम इससे अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो सीखने का उद्देश्य होता है, हमेशा उसका लक्ष्य होता है। हम कुछ भी सीखते हैं तो हमारा उसका लक्ष्य तक हम ये चीज सीख लेंगे तो हमें इस चीज में फायदा मिलेगा, ये चीज हमारे लिए काम आएगी। ठीक है, ये चीज जरूर जान लें। ठीक है, तो सीखने का मतलब या अधिगम का अर्थ है। अधिगम का अर्थ यह भी माना जा सकता है कि समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना। ठीक है, अधिगम क्या है, हम सीखते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं का हल भी ढूंढ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से जो है उसका भी हल ढूंढ सकते हैं। और अगर हमें ज्ञान है, अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, अगर हमें ज्ञान है तो हम दूसरों को भी समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और अपनी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम किसी की भी ना मदद कर पाएंगे ना हम अपनी मदद कर पाएंगे। ठीक है, और अधिगम ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव, यानी अधिगम ज्ञान है, बोध है तथा संकल्प है। संकल्प के द्वारा ही हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें नेट की परीक्षा पास करनी है, तो हमें क्या करना है, ये सब कुछ मैं जो पढ़ा रही हूँ वो हमें या आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, एक हमारा लक्ष्य है, हमें क्या करना है, नेट की परीक्षा पास करनी है। तो हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, कोई ना कोई अधिगम कोई उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा, तभी उसका संकल्प हम लेते हैं, तभी उसके द्वारा ही अधिगम संभव हो जाता है। अगर बिना निरर्थक हम कोशिश करें, बिना मतलब में कुछ चीज सीखने के, तो हम ना सीखेंगे ना हम सीख पाएंगे। ठीक है, ये चीज अधिगम क्या है, सार्वभौमिक होता है यानी यूनिवर्सल होता है। ठीक है, और इतनी सारी बातें, और ये प्रक्रिया क्या, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए इनमें सब सहायक होती हैं। मानसिक क्रियाएं भी इसमें समावेशित होती हैं, व्याख्या है, चयन है और अंतर्दृष्टि है, सृजन है, ये सब चीजें जो भी होती हैं सब जो है इसमें अधिगम को सीखने में प्रभावशाली साबित होती हैं। ठीक है, अब हमने सीख लिया, अब हम देखेंगे शिक्षार्थियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, वैसे तो जैसे हम क्या करते हैं कि हर कोई जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, हम भी आप भी। ठीक है,
हमेशा हम अपने जीवन के जो भी अनुभव होते हैं या हम जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ बचपन में ही सीख लिया, बड़े होके हमें कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, बुढ़ापे तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी हैं जो विभिन्न आधारों पर क्या करता है, विद्यार्थियों को विभिन्न आधारों पर मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। चार चार मुख्य श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। तो जैसा कि शास्त्रों के अनुसार आप जानते हैं कि जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं, चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ आता है और चौथा जो क्या है, संन्यास है। ठीक है, संन्यास आश्रम, यानी जो लास्ट टाइम होता है 25-25 वर्षों में इसे बांटा गया है। और ब्रह्मचर्य में क्या है, ब्रह्मचर्य में व्यक्ति शरीर और मन बुद्धि के क्या करता है, विकास में लगाता है। जो शुरुआत के 25 साल होते हैं उसे पढ़ने में, लिखने में, अपने शरीर में, मन में और बुद्धि के विकास में व्यक्ति लगाता है। दूसरा जो शुरू हो जाता है गृहस्थ आश्रम, उसमें क्या करता है, शादी विवाह करता है और गृहस्थ जो होती है उसको उसमें व्यक्ति शामिल होता है और गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, क्योंकि पितृण और मातृण जो होते हैं ये हम तभी इससे हम पार पाएंगे या हम अपना ये ऋण चुका पाते हैं जब तक कि हम गृहस्थ जीवन नहीं बिताते हैं। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन का भी अपना एक उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद लास्ट में बिल्कुल संन्यास आश्रम आता है। तो ये सब क्या है, ये सब एक जीवन के नियम है। ठीक है, और इसी आधार पर इनको छह उसमें बांटा गया है। अवस्था और परिपक्वता के स्तर पर, विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा के स्तर पर, व्यावसायिक अपेक्षाएं आकांक्षाएं जो होती हैं, यानी क्या व्यावसायिक अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार की इच्छा है, विशेष प्रतिभा के आधार पर, यांत्रिक जो निपुणता है कुछ बच्चों में उनके आधार पर, विभिन्न पर्यावरण जो परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता है, उन सब के आधार पर व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने जान ली। अब हम अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण, दृश्य संबंधी, यानी इसके आधार पर चित्र और प्रदर्शन, यानी कोई भी चित्र है, चार्ट है, पेपर है और उसके आधार पर उसकी प्रदर्शनी होती है तो हम उससे भी सीखते हैं। श्रवण संबंधी, यानी शब्द और को सुनते हैं ध्वनि के आधार पर। सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति। आगमनात्मक तथ्यों का अवधारणा विकसित करना और चिंतनशील, यानी विचार विमर्श और आत्म निरीक्षण करना। ठीक है, यानी विचार विमर्श करना और आत्म निरीक्षण, ठीक है, करना। तो ये हो गया अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, और इसमें देखिए श्रवण के आधार पर वर्गीकरण, यानी सक्रिय श्रवण, समानुपाती श्रवण, मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण, सराहनात्मक श्रवण। ठीक है, यानी श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। सक्रिय श्रवण क्या है, यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण होता है। सहानुभूति श्रवण क्या है, यह सक्रिय श्रवण का ही एक रूप होता है जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है, यानी सहानुभूति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है। मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण क्या है, इसमें श्रोता जो होता है यानी जो सुनता है और जो वक्ता होता है यानी जो बोलता है। ठीक है, यानी श्रोता जो सुनता है और वक्ता जो बोलता है, ठीक है, के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का क्या करता है, मूल्यांकन। ठीक है, उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, इतनी चीजें। और सराहनात्मक श्रवण जो है इसमें मनोरंजन है, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावनात्मक रूप से उद्दीप्त करने वाली जानकारी को इसमें सम्मिलित किया जाता है सराहनात्मक श्रवण में। ठीक है, अब हम विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण, यानी चिंतनशील विचारक, रचनात्मक विचारक, व्यवहारिक विचारक और वैचारिक विचारक। ठीक है, तो चिंतनशील विचारक में क्या है, यानी रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। ठीक है, किसमें देखिए यह सदैव क्या है, विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं, चिंतनशील जो होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह नई जानकारी को क्या कहते हैं, जो अतीत के उनके अनुभव होते हैं उसके
आधार पर उसको संबंधित करने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, इसी में आता है चिंतनशील में। और चिंतनशील क्या करते हैं, सदैव क्या करते हैं, ये तर्क, ठीक है, सदैव क्या करते हैं, ये तर्क को जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, यानी तर्क को जानने का ये प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट है, चौथा, इसमें सीखने के दौरान क्या होता है, भावुकता का अंश होता है, यानी चिंतनशील ये विचारक। दूसरा पॉइंट है रचनात्मक। रचनात्मक में क्या है, नई जानकारी के साथ क्रीड़ा भाव, तर्क जानने का प्रयास करते हैं, समस्याओं के स्वयं को विकसित समाधान की चेष्टा करते हैं, और अल्प मार्गीय समाधान में भी ये विश्वास करते हैं, यानी बहुत बड़ा मार्ग नहीं, अल्प मार्ग में ये विश्वास करते हैं। व्यवहारिक विचारक जो है ये वाला, ये कौन होते हैं, सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश करते हैं, यानी तथ्य होना चाहिए, बिना तथ्य के नहीं, तथ्यात्मक क्या करते हैं, जानकारी के ये तलाश करते हैं। और अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का क्या करते हैं, शोध, ठीक है, यानी रिसर्च करते हैं। ठीक है, और वे तब तक संतुष्ट नहीं होते व्यवहारिक वाले, जब तक अपने नए कौशल यानी स्किल को अपने कार्य में उपयोग नहीं कर लेते, तब तक ये प्रैक्टिकली ये होते हैं, यानी इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि जब तक उनको क्या करते हैं, अपने कौशल का विकास नहीं कर लेते, उसको उपयोग नहीं कर लेते, तब तक ये लगे रहते। एक तरीके से जैसे समझ लीजिए जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं वो इस तरीके के व्यवहारिक विचारक में आते हैं। ठीक है, वैचारिक विचारक। वैचारिक विचारक, इनके मन में पहले से ही एक विचार बना होता है और ये नई जानकारी को क्या करते हैं, सहज ही स्वीकार, यानी ये इनकी अपनी थिंकिंग होती है, ये विचार बना के रखते हैं। यानी नया जो विचारधारा है, कुछ लोग मान के चलते हैं कि हमें तो बस नहीं, हमें तो इतना ही करना है, इससे आगे कुछ नहीं करना है, या हमें यही करना है बस, कोई लाख कहता रहे। तो ये होते हैं वैचारिक विचार, यानी इनका एक विचार बना होता है और नई जानकारी जो होते है उसको ये क्या करते हैं, सहज ही स्वीकार, आराम से स्वीकार नहीं करते, और सदैव एक मन में बड़ी तस्वीर लेके चलते हैं। ठीक है, इनके मन में एक बड़ी तस्वीर होती है। ठीक है, और इस प्रकार के जो विचारक होते हैं वह जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं जो है कैसे चलती हैं, न कि केवल इतना ही कि अंतिम परिणाम क्या रहते हैं, यानी कैसे चलती हैं, कैसे को भी जानने की ये लोग कोशिश करते हैं विचार करके, या इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लास्ट में इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, कैसे चल रही उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया वैचारिक विचारक। ठीक है, इतनी सारी हमने चीजें इसमें देख ली। और अब हम देखेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, शिक्षण को कौन से कारक हैं जो प्रभावित, यानी टीचिंग को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारक है शिक्षण की शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, शिक्षण की शैक्षणिक होते हैं, यानी जो अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्नतर कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सामान्यतः क्या माना जाता है, यही माना जाता है कि जो अत्यधिक योग्य शिक्षक हैं उनको क्या है, उच्च का जो हायर एजुकेशन की क्लासें होती हैं तो उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए, जबकि जो कम है योग्य हैं उन शिक्षकों को क्या करना चाहिए, निम्नतर स्तर की यानी छोटी क्लास को पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है, जैसे जेबीटी है, बीएड है, सीटेट है, नेट है। नेट करके क्या करना है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है। सीटेट, बीएड, जेबीटी, इन सबको करके क्या करना है, इन सबको प्राथमिक में, माध्यमिक में, इनमें जाना है। ठीक है, तो ये है कि इसका निर्धारण हो रखा है, ये है प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, यानी प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना भी आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण के लिए कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जन्म से ही उनमें ये प्रतिभा होती है कि उनमें टीचिंग के गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, और या इस तरीके से का वो बच्चे ड्रामा खेलते हैं कि जैसे हम टीचर हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, डंडा लेके गुड़िया गुड्डों को पढ़ा रहे हैं, इस तरीके की उनमें भावना होती है, तो कहा जाता है कि ये बच्चा बड़ा 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 होकर टीचर बनेगा। कुछ बच्चे इस तरीके के खेल खेलते हैं कि डॉक्टर बन गए और खेल में डॉक्टर बने हुए हैं, कुछ इस तरीके के, तो उनका मतलब हो जाता है कि उनको इसमें रुचि है कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, पेशेंट
अपने साथ के दोस्तों का इलाज करते हैं, बुढ़िया गुड्डों का अपने इलाज करते हैं, बचपन के ये सब खेल होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण कौशल तो इसे कहते हैं जन्मजात गुण एक तरीके से। और लेकिन कुछ कौशलों के लिए भावी शिक्षक को सचेत प्रयास भी करने का पड़ते हैं। जैसे हमने बीएड किया, हमने एमएड किया, हमने पीएचडी किया, तो हम क्या करते हैं, हम उसको टीचर बनने के लिए हम क्या हैं, प्रयास भी हमने किया। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, शिक्षक का अनुभव। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, यानी शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। ठीक है, मैं अगर शिक्षक हूं, ठीक है, तो क्या करती हूं मैं, हमेशा यह प्रयास करती हूं कि मैं जिनको भी मैं पढ़ा रही हूं, जिन बच्चों को, उनको अच्छे से अच्छा मैं उनके लिए उपयोगी अ, उनके जो शिक्षण है उनका, वो उसे उपयोगी, उनका अधिगम है उसे उपयोगी बना सकूं। तो क्या ऐसा तो है नहीं कि मैंने किताब पढ़ लिया और बस पढ़ा दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम शिक्षक हैं तो हम हमेशा नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। कैसे पढ़ाया जाए, क्या बच्चों को पसंद आ रहा है, किस तरीके की ये रुचि है, हर चीज हम पहले उसको क्या करते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम टीचिंग करते हैं। ठीक है, तो यही है कि शिक्षक को इस मतलब हर समय एक शिक्षार्थी, यानी हम कुछ हमेशा नए नए चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें शिक्षण में व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हमें इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि एक शिक्षक वास्तव में तब तक शिक्षक नहीं हो सकता जब तक कि दीपक की लौ है जो उसे एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक नहीं जला सकता जबकि उसकी स्वयं की लौ जो है वो प्रज्वलित न हो रही हो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। उन्होंने एक शिक्षक के लिए ये कहा है कि शिक्षक को तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि उसे पढ़ाना है। ठीक है, तो यही चीज है कि एक दीपक की लौ जो है दूसरे को तब तक रोशन नहीं कर सकती है जब तक कि उसकी स्वयं की ज्योति जो है प्रज्वलित न हो। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। ठीक है, और देखिए यही है कि शिक्षक को अनुभव होना चाहिए। ठीक है, छात्र जो है तरह तरह के सवाल करते हैं, हम क्लास लेते हैं, छात्र तरह तरह के सवाल लेते हैं, तो हमें क्या करना है, उनको उनका श्रेष्ठ ढंग से, उनका श्रेष्ठ ढंग से जवाब भी देना है और उनको संतुष्ट भी करना है। ये नहीं गोलमोल जवाब देके हम चल दिए कि भैया हम कल बताएंगे, परसों बताएंगे, कल हमसे पूछ लेना, ऐसा नहीं है। हम उनके सवालों को उनको उनको जवाब देके हम उनको संतुष्ट करने की पूरी हम कोशिश भी करते हैं। तो शिक्षक का ये क्या है, अनुभव कहलाता है। ठीक है, यह है शिक्षक शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारण। चौथा क्या है, कक्षा का वातावरण। ठीक है, क्लासरूम इन्वायरमेंट। एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या है, श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण इसके लिए सुगम बनाने में पहल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम क्लास में गए, बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है, सब अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, यानी वहां का माहौल थोड़ा शांत होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा अनुशासन भी होना चाहिए। अगर हम कुछ कह रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को सुनना भी चाहिए। और हम हमारी टीचिंग भी इस तरीके से होनी चाहिए, बच्चों उसमें रुचि भी लें, इंटरेस्ट भी लें। नीरस और बोरिंग टीचिंग हमें नहीं करनी चाहिए कि जिससे बच्चों का मन ही न लगे और बच्चे वातावरण को प्रभावित करें। तो कक्षा का वातावरण भी एक शिक्षण अधिगम को प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए क्या है, आवश्यक है। 5वां पॉइंट क्या है, आर्थिक कारक। ठीक है, शिक्षण प्रभावी के लिए शिक्षण की स्वतंत्र सोच आवश्यक है। ठीक है, ये इकोनॉमिक फैक्टर, यानी इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहेगा तो शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। यानी आर्थिक कारण भी इसके लिए प्रभावी होते हैं और शिक्षार्थियों पर भी ये चीजें समान रूप से लागू होती हैं, यानी जो शिक्षार्थी होती हैं, जो छात्र होते हैं। 6 पॉइंट क्या है, शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां। जो भी शिक्षण संस्थान है, ठीक है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं, वो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं और इसलिए वे अपनी सोच में क्या करते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान जो है, प्रशासन के अधिकारी जो होते हैं, वे चाहे विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय को हो, कहीं के भी हो, शिक्षण पद्धतियों में
क्या करते हैं, मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए दोनों शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय भी होना जरूरी होता है, ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, फिर है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की हो, ठीक है, यानी मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ, अब ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने लगूं या मैं मैथ पढ़ाने लगूं, क्योंकि मैं मैथ की ना स्टूडेंट रही हूँ ना मैं पढ़ा पाऊंगी, और मुझसे जबरदस्ती कहा जाए कि मैं मैथ पढ़ाऊं या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं, ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ा सकती। तो इसका मतलब है कि जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है तो उसमें क्या होना चाहिए, विशेषज्ञता भी प्राप्त। अगर उसने नहीं की है तो क्या करेगा, अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। जैसे मुझे मैथ पढ़ाने के लिए कह दिया जाए, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कह दिया जाए, मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं इसने इसमें इस विषय में मैं निपुण नहीं हूँ। ठीक है, मैं हिस्ट्री में निपुण हूँ, पॉलिटी में निपुण हूँ, और भी कुछ सब्जेक्ट हैं मान लीजिए उसमें मैंने, क्योंकि हमने हमने इसी से अपनी हायर एजुकेशन, अपने बीएड, हमने एमएड सब हमने इसी में किया है। तो ये चीज होती है कि हमें अपने जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, जो विषय वस्तु होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, हम उसमें निपुण हो, तभी हम अच्छा पढ़ा पाएंगे। ठीक, चलिए लास्ट है 8, समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं। ठीक है, देखिए समाज और माता पिता की अपेक्षाएं, यानी माता पिता की अपेक्षाएं यानी चर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं, और वे विद्यार्थी शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। मान लीजिए हमारा बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है और हम क्या बनाना चाह रहे हैं, उसे आईएएस बनाना चाह रहे हैं, पीसीएस बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम भी शिक्षण को कहीं ना कहीं तरीके से प्रभावित कर रहे होते हैं। हम बच्चों पे दबाव डालते हैं कि नहीं तुम ये बनो, तुम वो बनो। ठीक है, तो इसलिए दबाव डालना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले आप बच्चे को देखें कि बच्चे को इंटरेस्ट किस में है और बच्चा करना क्या चाहता है, क्योंकि हम उसी काम को अच्छा बेहतर कर सकते हैं जिसे हम करने में हमें इंटरेस्ट हो। अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम बिल्कुल भी उस काम को कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यह है कि समाज और माता पिता की अपेक्षाएं भी बच्चे से होती हैं, जिसकी वजह से शिक्षण प्रभावित होता है। तो ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले ये 8 महत्वपूर्ण कारण हमने पढ़ लिया। ठीक है, एजुकेशन को जो है उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो मिली है आपकी। अब हम आ जाएंगे शिक्षण विधियों पे, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां में देखिए, यदि शिक्षार्थी जो है शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले जो विधि को समझ नहीं पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे विद्यार्थी समझ पाए। यानी मैं अपनी भाषा में बोलती चली जाऊं, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा, व्यर्थ होगा। आप जिस भाषा में समझे, जैसे समझे, जिस तरीके से समझे, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसी तरीके से आपको शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो शिक्षण के लिए वही विधि अपनानी चाहिए जिससे विद्यार्थी अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए। ठीक है, उसके बाद दूसरी हो जाती है, पहली है जैसे अध्यापक केंद्रित जो है पद्धति। अध्यापक केंद्रित पद्धति में क्या होता है, लेक्चर मेथड। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हाँ, टीचर लेक्चर देता है और बच्चे उसे सुनते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें यह प्रवृत्ति एक तरीके से नीरस भी हो जाती है, क्योंकि कभी कोई बच्चों का ध्यान इधर उधर जाता है और पूरी चीज को सुन नहीं पाते। इसलिए प्रश्नोत्तर, बीच बीच में प्रश्न करना, ये सब चीजें जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे और ये भी लगे कि हाँ बच्चा ठीक से चीजों को शिक्षार्थी सुन रहा है। और प्रयोग प्रदर्शन विधि भी आती है इसमें, समूह शिक्षण भी आती है। उसके बाद दूसरी है मिश्रित पद्धति। मिश्रित पद्धति में यानी समूह चर्चा, यानी ग्रुप। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, और संगोष्ठी यानी सेमिनार आयोजित होते हैं, मिश्रित पद्धति में आते हैं। पैनल चर्चा है, पैनल डिस्कशन है, ये सब आता है। उसके बाद जो है तीसरा है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। इसमें जो कार्यक्रम अनुदेश है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण है, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध देखेंगे अब, यानी शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में क्या संबंध है।
ठीक है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, जो कि उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। तो शिक्षण विधि का चयन किसके आधार पर किया जाता है? शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, जो कि उद्देश्यों के आधार पर होता किया जाता है। और इसका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना, यानी सीखने के लिए इसका जो है उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना है। ठीक है। और यानी इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न की जाए कि शिक्षार्थी या छात्र या विद्यार्थी उसे सीख सके। ठीक है। और इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है। सूक्ष्म उपागम यानी माइक्रो टीचिंग जिसे कहते हैं। आपने बीएड किया होगा या बीएड में माइक्रो टीचिंग आदि कराई जाती है। तो इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम यानी माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है और इसमें पाठ्य वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। और जिसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है। किस पक्ष पर? कलात्मक। शिक्षण क्या है? ये कला और विज्ञान दोनों है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कला भी है, क्योंकि कलात्मक ढंग से अच्छी तरीके से जो टीचर पढ़ाएगा उसी से बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को आपने क्लासें देखी होगी, एक्टिविटीज करके उनके साथ खेल के गाना गा के इस तरीके से उनकी कक्षाएं छोटे बच्चों की क्लासों की ली जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इसी तरीके से उन्हें खेल खेल में पढ़ना में अच्छा लगता है और उससे क्या है पढ़ा जो है शिक्षण रोचक भी बना रहता है। तो शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम या माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है और इसके अलावा शिक्षण युक्तियों का जो है वर्णन भी इसमें किया जाता है। तो शिक्षण विधियों में स्थूल उपागम यानी माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा शिक्षण युक्तियां भी आवश्यक होती हैं। ठीक है। माइक्रो टीचिंग में क्योंकि पूरा बच्चों पे अच्छी तरीके से उन्हें ध्यान दिया जा सकता है। और स्टोन्स एंड एवं मैरिज, क्योंकि कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है। इनके अनुसार क्या है कि शिक्षण युक्तियां उद्देश्य से संबंधित होती हैं। ठीक है। संबंधित होती हैं और शिक्षक के व्यवहार को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं को में कार्य को पूरा करता है और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतः क्रिया होती है। ठीक है। यानी शिक्षण युक्तियां उद्देश्यों से संबंधित होती हैं। ठीक है। जो भी युक्तियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है उससे संबंधित है, शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित जो करती हैं। बिहेवियर जो होता है शिक्षक का टीचर का उसे प्रभावित करते हैं और शिक्षक किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है। ठीक है। कैसा व्यवहार शिक्षक करता है किसी परिस्थिति में, कैसे वह छात्रों के साथ क्या करता है, विभिन्न जो भूमिकाएं होती हैं उसको भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है, कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्यवस्तु में तक प्रक्रिया होती है, आदि बातें इसमें आती हैं। यह क्या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से क्या करती हैं? शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्ययन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। वही चीज की दीपक की लौ जब तक मतलब प्रज्वलित नहीं करती जबकि उसकी स्वयं की ज्योति न जल रही हो। तो इसका मतलब यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रभावी अध्यापन शिक्षक का सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक माना है। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं अध्यापक केंद्रित पद्धति। ठीक है। अध्यापक केंद्रित पद्धति। अध्यापक केंद्रित पद्धति में व्याख्यान है, व्याख्यान विधि के लाभ हैं, व्याख्यान विधि की सीमाएं हैं। व्याख्यान का अर्थ किसी पाठ्य वस्तु को क्या करना है? भाषण के रूप में पढ़ाने से है। ठीक है। लाभ क्या है इसका? पढ़ाने से है और इस विधि में उच्च स्तर की जो कक्षाएं होती है यानी हायर एजुकेशन उसमें ज्यादातर व्याख्यान विधि जो है वो उपयोगी मानी जाती है और व्याख्यान विधि को सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करते हैं और जो भी अभ्यास है सहयोगी सत्र पहले से प्राप्त किया जाना चाहिए। और कुछ स्थितियों में जैसे कि बड़ी संख्या में दर्शक और दुर्लभ शिक्षण संसाधन और समय संसाधनों की कमी में व्याख्यान देना एक विकल्प हो सकता है, यानी समय की कमी है, इस तरह की चीजें हैं। और व्याख्यान विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए
तैयारी होनी चाहिए, प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए और उसका बाद में मूल्यांकन होना चाहिए। 3 चीजें इसके लिए आवश्यक है। व्याख्यान विधि के लाभ क्या हैं? यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त एवं आकर्षक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने याद कर लिया, पढ़ लिया और हमने लेक्चर दे दिया। ठीक है, तो यह क्या है, शिक्षक के लिए बहुत सरल और सुगम विधि होती है। हमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, बस हमने पढ़ा और हमने जाके वहां पे भाषण दे दिया, हमने बोल दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि के द्वारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी एक ही साथ हमें क्या बोलना ही तो है, हमें कुछ करना तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही साथ बहुत सारे विद्यार्थियों की कक्षाएं एक कक्षा में हम साथ में पढ़ा सकते हैं और भाषण दे सकते हैं। इसमें हमें आगे सीखने के लिए प्रेरणा भी लेकिन मिलती है। ठीक है, इस विधि से हमें समय और उपलब्ध उपकरणों के उपयोग में लचीलापन मिलता है और छात्र व्याख्यान को सुनकर इसके नोट्स बना सकते हैं। यानी छात्र जो होते हैं वो सुनकर नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसकी सीमाएं भी हैं, या छात्रों के लिए नीरस और तनावपूर्ण हो सकती है। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, हमने बोलते चले गए और वो सुनता चला गया, कोई उसका फायदा नहीं हुआ, कोई भी उसका अर्थ निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, व्याख्यान विधि में चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि और सबके पुनरावलोकन की इसमें समीक्षा, इसको कहा जाता है, समीक्षा नीति का इसको नाम दिया गया। और इसमें शिक्षक की कक्षा, शिक्षण की प्रगति का इससे क्या होता है, पता चलता है, क्या हो चुका है और कितना पाठ्यक्रम शेष है, आदि बातों का इससे पता चलता है। ठीक है, क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, शिक्षण में क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या त्रुटियां हुई हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार वांछित है, यानी किस सुधार की आवश्यकता है, इत्यादि। और यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी होता है और समीक्षा मौखिक और लिखित रूप में भी हो सकती है। ठीक है, और हमने इतनी चीजें पढ़ ली, आज हमने शिक्षण विधियां पढ़ ली और आगे हम फिर और शिक्षण नीति देख पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो होगी और आशा करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक प्लीज और कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।